हाँ जी, सीए इंटर के सभी स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस रिवीजन वीडियो के अंदर। आज हम लोग ऑडिट एंड ऑडिटर यानी कि सेक्शन 139 से लेकर 148 तक का आपका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और अगर ना मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। और ये असाइनमेंट जो मैं क्लास के अंदर यूज़ कर रहा हूँ इस रिवीजन क्लास के अंदर, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद हम 141 तक पिछली क्लास के अंदर कर चुके थे, यानी कि रिवीजन वीडियो नंबर 1 में कर चुके थे। आज हमें 142 एंड ऑनवर्ड्स करना है। 142 एंड ऑनवर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 142 सबसे पहले बात करता है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर की। हाँ जी, अगर मैं कहूं कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो अपॉइंटमेंट करते हैं मेंबर्स। जब ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मेंबर्स करते हैं तो उनका रेम्यूनरेशन भी जनरल मीटिंग में, जब मेंबर ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे होते हैं ना, तो जनरल मीटिंग के अंदर वो ये भी बता देते हैं कि रेम्यूनरेशन कितना होगा। ठीक है जी। परंतु अगर मैं फर्स्ट ऑडिटर की बात करूं तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो मेंबर नहीं करते, तो इसलिए फर्स्ट ऑडिटर के रेम्यूनरेशन की बात अगर मैं करूं तो वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स करेगा। अच्छा, जब मैं रेम्यूनरेशन की बात करता हूं तो रेम्यूनरेशन में एक चीज का ध्यान रखना, रेम्यूनरेशन में ना केवल काम करने का यानी कि ऑडिट करने का खर्चा इंक्लूड होता है, बल्कि इसके अंदर जो अदर खर्चे जो आने जाने के स्टे एक्सपेंसेस वगैरह है ना, वो सब भी इंक्लूड होते हैं, इसी रेम्यूनरेशन का पार्ट होते हैं। तो रेम्यूनरेशन के अंदर ये सब भी उसी रेम्यूनरेशन का पार्ट बनते हैं। ठीक हो गई इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं जी सेक्शन 143 की तरफ, जो बताता है पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर एंड द अकाउंट एंड द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सेक्शन 143 ये बात करता है राइट्स ऑफ ऑडिटर की। हाँ जी, ऑडिटर के क्या क्या अधिकार होते हैं। देखो जी, ऑडिटर के अधिकारों की बात करूं तो ऑडिटर के पास अधिकार होता है एक्सेस करने का। किस चीज को एक्सेस करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने का, और कंपनी के अदर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने का। ध्यान रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। कंपनी के डायरेक्टर को तो अधिकार होता है, मगर कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर को भी अधिकार नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस करने का। सेक्शन 128 अगला चैप्टर अकाउंट्स ही है, जहां पे इसको रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो ऑडिटर को अधिकार होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट लाइक वाउचर्स वगैरह को एक्सेस करने का। दूसरी बात, ऑडिटर के पास अधिकार होता है कि वो जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन वगैरह कंपनी के ऑफिसर से मांग सकता है। इसके अलावा ऑडिटर के पास आई फॉर इंक्वायर करने का अधिकार होता है। एक होता है ई फॉर इंक्वायरी, एक होता है आई फॉर इंक्वायरी। आई फॉर इंक्वायरी का मतलब होता है डिटेल, इन डेप्थ पूछताछ, और ई फॉर इंक्वायरी का मतलब होता है ऊपर से पूछताछ। ठीक है, तो ऑडिटर के पास आई फॉर इंक्वायरी करने का अधिकार होता है, ध्यान रखना। और इंक्वायरी किससे रिलेटेड पूछ सकता है वो, इंक्वायरी किस चीज से रिलेटेड, लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड, कि क्या ये जो लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने दिए हैं क्या ये प्रॉपरली सिक्योर्ड हैं या नहीं है। दूसरी बात, वो जो ट्रांजैक्शन जो केवल बुक एंट्री के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बुक एंट्री के थ्रू एंट्रीज हो रही हैं, नजर आ रही हैं, ये प्रेजुडिशियल है टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के लिए हार्मफुल है। तीसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंपनी ने पर्सनल एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी के रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज कर दिए हों। अगर मान लीजिए कंपनी की एसेट्स बात करूं, कौन सी एसेट्स की, शेयर्स की, डिबेंचर्स वगैरह की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर उन्हें सेल किया गया है एट अ प्राइस लेस देन देयर कॉस्ट प्राइस। तो ऑडिटर को इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी होता है वो फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस कर सकता है, किसकी, सब्सिडरी की या इनफैक्ट एसोसिएट्स की भी, क्योंकि कंसोलिडेशन में एसोसिएट्स भी आती हैं, जॉइंट वेंचर भी आती हैं। हालांकि जॉइंट वेंचर एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन का ही पार्ट है, तो इसलिए सब्सिडरी एंड एसोसिएट्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। क्लियर हो गई इतनी बात, और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम कहते हैं, आइएगा 143 सबसेक्शन 2, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको बनाता है, किसको देता है, जिन्होंने उसे अपॉइंट किया है। किसने अपॉइंट किया है, मेंबर्स ने। तो यानी कि ऑडिटर की रिपोर्ट मेंबर्स के पास जाती है, जिसमें वो बताता है कि हाँ जी मैंने अकाउंट्स एग्जामिन कर दिए हैं, अकाउंट एग्जामिन कर दिया मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट, और साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी मैंने एग्जामिनेशन कर दिया है, जो कि जनरल मीटिंग में मेंबर्स के सामने रखी जाएगी। फिर ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट 143 सबसेक्शन 3,
हालांकि एक समय था जब मैं कहता था कि 143 सबसेक्शन 3 करके जाने की जरूरत नहीं है पिछले अटेम्प्ट तक, बट अब ऐसा समय नहीं है, अब चेंज हो चुका है। तो 143 सबसेक्शन 3 आप लोगों को करके जाना है। तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट के अंदर एक चीज बतानी पड़ेगी, क्या कि ऑडिट करने से रिलेटेड, ऑडिट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, जो कि उसकी नजर में जरूरी थी, वो क्या उसने प्राप्त कर ली है या नहीं कर ली है। Whether he has sought all the information and explanation which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of audit, बस इतना काफी है। ठीक है जी। नेक्स्ट, उसके ओपिनियन में क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि कंपनी को बनाने की जरूरत थी, क्या कंपनी ने बनाई है या नहीं बनाई, बस इतना काफी है। ठीक है जी। तीसरा, जो ब्रांच ऑफिस जिनका ऑडिट उसने नहीं किया, किसी और ने किया है, और ब्रांच ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट बना के ऑडिटर को भेजी होगी, यानी कि वो जो रिपोर्ट जो ब्रांच ऑफिस की ऑडिट की आई है, जो किसी और ने ऑडिट किया है, क्या उसके पास आ चुकी है, क्या उसके पास आ चुकी है, और क्या उसने उस रिपोर्ट को कंसीडर कर लिया है अपनी रिपोर्ट बनाते हुए, ये भी बताएगा। ठीक है, 3 चीजें हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, वेदर द कंपनीज एंड बैलेंस शीट, जो कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बना है, वो इन अकॉर्डेंस विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी बना है या नहीं बना। यानी कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की जो फिगर्स हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से ही निकली है या नहीं निकली, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्हीं की क्लोजिंग फिगर ही बैलेंस शीट वगैरह में आएगी ना। आगे फिर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की है, क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं बनी। फिर observation or comment of the auditor on the financial transactions or matter which have the adverse effect on the functioning of the company, यानी कि अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि कंपनी के हितों को प्रभावित कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कंपनी ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में बुक कर दिया है, कंपनी ने पर्सनल खर्चों को कंपनी के खर्चों में इंक्लूड कर दिया है, तो फिर ऐसी चीजें वो कमेंट में लाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ऑडिट रिपोर्ट में वो ये भी बताएगा कि कहीं कोई ऐसा डायरेक्टर तो नहीं है जो कि डिस्क्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। अब यहां पर 164 याद मत करना, 164 सबसेक्शन 2 याद करना, ये स्पेसिफिक सेक्शन है, ध्यान रखना। तो क्या कोई डायरेक्टर ऐसा तो नहीं है जो कि डिस्क्वालिफाइड है फ्रॉम द अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। फिर क्या पूरी रिपोर्ट के अंदर क्या कोई क्वालिफिकेशन, क्या कोई रिजर्वेशन या कोई एडवर्स रिमार्क है रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट वगैरह, यानी कि पूरी रिपोर्ट के अंदर क्या उसकी तरफ से, ऑडिटर की तरफ से कोई क्वालिफिकेशन या फिर एडवर्स रिमार्क का स्कोप बनता है। आगे, क्या कंपनी के पास एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है। दोबारा बोलता हूं, क्या कंपनी के पास एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्लेस, और क्या वो फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट कर रहा है इफेक्टिवली। देखो जी, एक होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब फॉर एग्जांपल गार्ड खड़े होते हैं कि नहीं कंपनी के गेटों पर, गार्ड खड़े होते हैं कि नहीं कंपनी के स्टोर पर, और एक होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, कंपनी के ये खर्चे को प्रॉपर अप्रूवल है कि नहीं, कंपनी का ये खर्चा करते हुए मैनेजमेंट की अप्रूवल ली गई थी कि नहीं, इसे कहते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। यानी कि जब इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है तो उसे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल कहते हैं। तो क्या कंपनी का एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है कि नहीं है। ठीक है, आगे, मगर जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट वो है, वो ये है, वो ये बनता है कि जो क्लॉज है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्लॉज, ये जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाला क्लॉज है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू कौन सी कंपनियों पे, 1% कंपनियों पे, स्मॉल कंपनियों पे, और उन सभी कंपनियों पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों पे जिनकी टर्नओवर लेस देन ₹50 करोड़ है as per the latest audited financial statement and which has a aggregate borrowing from the banks or financial institution or any body corporate at any time during the financial year less than ₹25 करोड़, यानी कि जिनकी ईयरली टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है और जिनकी बोरोइंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर लेस देन ₹25 करोड़ रही है, उनके ऊपर ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। इनके ऊपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल का ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट है।
बट इन सबको एग्जम्पशन केवल तब मिलेगी प्रोवाइडेड उन्होंने सेक्शन 137 और सेक्शन 92 का कोई डिफॉल्ट ना किया हो। यानी कि इन प्राइवेट कंपनियों को एग्जम्पशन केवल तब मिलेगी जब उन्होंने 137 और 92 में कोई डिफॉल्ट ना किया हो, तभी एग्जम्पशन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल वाली मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, सच अदर मैटर एज में बी प्रेस्क्राइब, कुछ और भी मैटर्स हैं। कौन कौन से मैटर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, रूल नंबर 11 बात करता है, कहता है कुछ अदर मैटर्स भी हैं जो कि ऑडिटर की रिपोर्ट के अंदर आने चाहिए। पहला मैटर क्या है कि कंपनी ने डिस्क्लोज किया है इंपैक्ट, किस चीज का इंपैक्ट? कोई पेंडिंग लिटिगेशन जो कंपनी की चल रही हो, जिसमें एक बहुत बड़ा लिटिगेशन हो जो कि जिससे कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस प्रभावित हो सकता है, ऐसा। क्या कंपनी ने प्रोविजन बनाया है किसी मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस का? कोई कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, फॉर एग्जांपल बैंकिंग कंपनी है, कंपनी को बहुत बड़ा एनपीए होने वाला है, उसके चांसेस हैं, तो फिर क्या ऐसा कोई प्रोविजन बनाया है? मटेरियल फोर्सिएबल लॉसेस, फोर्सिएबल मतलब जो आप सामने देख पा रहे हैं, मटेरियल मतलब बहुत ही बड़े लेवल का लॉस, फिर उसका प्रोविजन बनाया है। पेंडिंग लिटिगेशन का डिस्क्लोजर किया है। क्या कोई डिले तो नहीं हुआ किस चीज में? ट्रांसफरिंग एन अमाउंट टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड द प्रोटेक्शन फंड। फिर as per the management, whether the management has represented that to the best of their knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to accounts, no fund have been। यानी कि मैनेजमेंट ने जब फाइनेंशियल्स बनाए हैं तो मैनेजमेंट ने ये चीज क्लियर कर दी है। क्या? पहला पॉइंट देखिएगा, अब ये पॉइंट थोड़ा मुझे ऐसे लिख के ही समझाना पड़ेगा। देखो जी, ये कहता है जी ये है कंपनी, ये है कोई पर्सन या एंटिटी इंक्लूडिंग कोई फॉरेन एंटिटी, इसे मैं यहां इंटरमीडियरी भी कह सकता हूं। फिर ये है कोई अदर पर्सन या एंटिटी, ठीक है। अब मैं इन्हें नाम देता हूं, मान लीजिए ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, ये सी लिमिटेड है। अब हुआ क्या, मान लीजिए सी लिमिटेड जो है ना ए लिमिटेड की सब्सिडरी है, अदर पर्सन और एंटिटी में आ रहा है। मान लीजिए सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड है, हालांकि मैं एक ही सिनेरियो बता रहा हूं, और कई भी सिनेरियो हो सकते हैं, मगर मैं एक सिनेरियो समझा रहा हूं, समझिएगा। हमारा एक कानून है सेक्शन 185 में जो कहता है कोई भी होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन नहीं दे सकती। कोई भी होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन नहीं दे सकती। अब ए लिमिटेड को भी ये कानून पता था। ए लिमिटेड ने क्या किया, बी लिमिटेड को पैसा दिया और बी लिमिटेड को कहा कि आप सी लिमिटेड में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए ऑन बिहाफ ऑफ ए लिमिटेड। पैसा ए लिमिटेड का है, बट ए लिमिटेड सी लिमिटेड को ना देकर पहले बी लिमिटेड को दे रहा है। बी लिमिटेड इंटरमीडियरी के रूप में काम कर रहा है और सी लिमिटेड तक पैसा पहुंचा रहा है। ए एज एन ऑडिटर आपको इस चीज का रिपोर्ट करना पड़ेगा कि ए लिमिटेड ने कहीं ऐसा तो नहीं किया। ये ऑडिटर की रिपोर्टिंग यहां पर होगी कि कहीं ए लिमिटेड ने ऐसा तो नहीं किया, तो ऑडिटर इस बारे में रिपोर्ट करेगा। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको इंग्लिश में खतरनाक लिखा हुआ है, नो फंड हैव बीन एडवांस्ड और लोन और इन्वेस्टेड बाय द कंपनी टू एनी अदर पर्सन और एंटिटी इंक्लूडिंग किसी फॉरेन एंटिटी या इंटरमीडियरी विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द इंटरमीडियरी शैल whether directly or indirectly lend or invest in other person or entity identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company। यानी कि intermediary would invest or lend on behalf of the company or provide any guarantee or security on behalf of the ultimate beneficiary। मतलब कंपनी के बिहाफ पर कोई गारंटी दे रहे हो, कोई लोन दे रहे हो, कोई सिक्योरिटी दे रहे हो, कोई इन्वेस्टमेंट दे रहे हो किसी और पर्सन और एंटिटी को। यानी कि क्या ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई
कि बी लिमिटेड ए लिमिटेड का पैसा उठा के लोन दे रही है, गारंटी दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, इन्वेस्ट कर रही है इन द सी लिमिटेड। सिंपल। इस ट्रांजैक्शन के बारे में आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा ऑडिटर कि अगर आपकी कंपनी ने ऐसा कांड किया है तो आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा कि ऐसा हुआ तो नहीं है। फिर अगली ट्रांजैक्शन, सेकंड पॉइंट इसका उल्टा है। मान लीजिए अब ये पर्सन है या फिर एंटिटी है, इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी, और ये कंपनी है, ये है अदर पर्सन या फिर एंटिटी। मैं नामकरण कर देता हूं इनके, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। यानी कि कंपनी यहां पर इंटरमीडियरी का काम कर रही है। अब इस कंपनी के ऑडिटर को बताना पड़ेगा, हम कंपनी के पीछे ही पड़े हुए हैं, कंपनी के ऑडिटर को बताना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने किसी पर्सन या एंटिटी से लोन लिया हो और वो लोन इसने किसी और पर्सन या एंटिटी को दे दिया हो इस पर्सन या एंटिटी के बिहाफ पर। यानी कि कंपनी ने किसी से लोन लिया अपने लिए नहीं, किसी और को देने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ये काम कर रही हो, बीच में इंटरमीडियरी का काम कर रही हो। अगर ऐसा है तो डिस्क्लोजर करो उस चीज का, तो ऑडिटर साहब आपको डिस्क्लोजर करवाना पड़ेगा। तो यानी कि ऊपर से शुरू करना, नो फंड हैव बीन आगे received by the company from any person or entity including foreign entity with the understanding whether recorded in writing or otherwise, मतलब चाहे अंडरस्टैंडिंग राइटिंग में हो या फिर मौखिक हो, ओरल हो, that the company shall whether directly or indirectly lend or invest in the other person or entity identified in any manner whatsoever by or on behalf of the funding company that is ultimate beneficiary or provide guarantee or security or like on behalf of the ultimate beneficiary। तो यानी कि कंपनी फंडिंग पार्टी से लोन लेकर अल्टीमेट बेनिफिशियरी के पास पैसा पहुंचा रही है, अल्टीमेट बेनिफिशियरीज के पास पैसा पहुंचा रही है। ठीक है, कंपनी का क्या कर रही है, बिचौलिए का काम कर रही है। तो फिर अगर कंपनी ऐसा कर रही है तो भाई ये भी दिक्कत है। अब शायद सोचो ना, इसमें क्या दिक्कत है मैं बताता हूं। ये होल्डिंग कंपनी होगी, ये अपनी सब्सिडरी कंपनी को लोन देना चाह रही होगी, तो होल्डिंग सब्सिडरी को लोन नहीं दे सकती, शायद इस कंपनी के थ्रू पहुंचा रही हो, तो लॉ को तो नॉन कंप्लायंस है कि नहीं है। तो फिर आपको बताना पड़ेगा एज ऑडिटर कि आपकी कंपनी क्या ये वाले कांड में व्यस्त तो नहीं है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बेस्ड ऑन सच ऑडिट प्रोसीजर दैट ऑडिटर हैज कंसीडर्ड रीजनेबल एंड एप्रोप्रिएट, ऑडिटर की नजर में कुछ भी ऐसा नहीं आया है जो कि ऊपर दिया गया है, और मतलब ऊपर दिया गया ऐसा कुछ भी उसकी नजर में नहीं आया, मतलब ऊपर दी गई कोई भी ट्रांजैक्शन ऑडिटर की नजर में नहीं हुई है। ये ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ऑडिटर आपको बताना पड़ेगा कि जो डिविडेंड डिक्लेयर या पेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वो क्या सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा ऑडिटर को एक और चीज बतानी पड़ेगी कि वेदर द कंपनी ने जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज किए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह बनाने के लिए, उनमें ऑडिट ट्रेल का एक फीचर है। ऑडिट ट्रेल आजकल आप देख रहे होंगे ना, हर न्यूज चैनल पे आम आदमी पार्टी और वो ईडी वगैरह की लड़ाइयां चल रही हैं, तो वहां पर एक चीज अगर आपने कभी सुनी हो तो बार बार कहा जा रहा है, मनी ट्रेल मनी ट्रेल मनी ट्रेल। अगर आपने सुना हो तो ये मनी ट्रेल का मतलब क्या है, मतलब सीरीज ए से गया बी के पास, बी से गया सी के पास, सी से गया डी के पास, डी से गया ई के पास, इसे कहते हैं मनी ट्रेल। ठीक है, तो ऐसे ही ऑडिट ट्रेल मतलब ट्रांजैक्शन होने से लेकर रिकॉर्ड होने तक जो सारी की सारी ट्रेल है, जो सारी के सारी सीरीज हैं, जो सारी के सारी स्टेप्स आए थे, उन सबकी ऑडिट ट्रेल जो है वो आनी चाहिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो कंपनी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह के लिए जिसमें पूरी की पूरी ऑडिट ट्रेल आ जाती है, आराम से आ जाती है। ठीक है जी, चलिए एंड द सेम हैज बीन ऑपरेटेड थ्रू आउट द ईयर।
पूरे साल की ट्रांजैक्शन की ऑडिट ट्रेल अवेलेबल है फॉर द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द सॉफ्टवेयर। और ऑडिट ट्रेल का फीचर है हैज नॉट बीन टेम्पर्ड विद एंड ऑडिट ट्रेल हैज बीन प्रिजर्व्ड एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। और ये ऑडिट ट्रेल टेम्पर्ड नहीं हुई है और इसे सलामत रखा गया है जब तक कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 8 साल की सेक्शन 128 में पढ़ोगे तो वो उसके लिए इसे ऑडिट ट्रेल को संभाल के रखा गया है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया 143 सबसेक्शन 3। फिर आते हैं जी 143 सबसेक्शन 4 पर। कहता है जी कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई मैटर किसी मैटर के ऊपर नेगेटिव या फिर क्वालिफिकेशन रिपोर्ट हुई हो, और अगर हुई है तो उसका रीजन भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, ये सबसेक्शन 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। कहता है अगर कोई कंपनी कवर्ड है 139 सबसेक्शन 5 और 7 में, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल्ड कंपनी, तो फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है, अपॉइंट करेगा ऑडिटर को और उस ऑडिटर को डायरेक्ट करेगा किस तरीके से आपने अकाउंट्स को ऑडिट करना है, किस तरीके से आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है। जैसे कि विनोद रॉय साहब ने जब ऑडिट करवाया था 2G स्कैम के वक्त, तो उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि मुझे एक रिपोर्ट चाहिए कि कितना ऐसा पैसा है जो कि आ सकता था और हम लोगों ने, गवर्नमेंट भारत सरकार ने नहीं आने दिया, मतलब क्योंकि अपना दाम सस्ता कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मोबाइल है जो 20,000 का बिक सकता है, मगर उसे मैं 8,000 में बेच रहा हूँ, तो 12,000 रुपये जो मैंने कम बेचा है वो मुझे उसकी रिपोर्ट बना के दो कि 12,000 रुपये कम बिका है या 12,000 रुपये ज्यादा बिक सकता था। और उसे स्कैम का नाम दिया गया 2.75 लाख करोड़ का घोटाला। ठीक है, अब इसे घोटाला कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। विनोद रॉय साहब हमसे बहुत ऊंचे लेवल के व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं। चलिए बट नुकसान तो हुआ भारत सरकार का, ये तो पक्की बात है, तो इसलिए उन्होंने उस टाइम इस तरीके की इंस्ट्रक्शन दी थी। आगे फिर कहता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या करेंगे, 60 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट रिसीव हुई है उनके 60 दिन के अंदर अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास अधिकार है कि वो कहें कि दोबारा से पूरा ऑडिट कंडक्ट करो, सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करो, या फिर ऑडिट रिपोर्ट को दोबारा से बनाओ, ऑडिट रिपोर्ट को दोबारा से बनाओ। ठीक है जी, चले आगे। फिर कहता है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के कमेंट होते हैं ना, भाई ऑडिटर ने रिपोर्ट किसको दी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उस रिपोर्ट पे अपने कमेंट करेगा। अपने कमेंट करने के बाद फिर ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये कंपनी सेंड करेगी अपने मेंबर्स को, अपने मेंबर्स को और उन सभी व्यक्तियों को जो कि सेक्शन 136 सबसेक्शन 1 के अंदर एंटाइटल्ड है, लाइक डिवेंचर ट्रस्टी, लाइक डायरेक्टर्स, लाइक ऑडिटर, सबको, सबके पास ये रिपोर्ट जाती है। ठीक है जी। फिर ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास ये भी अधिकार है कि वो टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट कर सकता है ऑफ द अकाउंट्स ऑफ कंपनी। मतलब अगर 10,000 ट्रांजेक्शन है तो कोई 50 ट्रांजेक्शन चेक करके मुझे कंफर्म कर दो कि रिपोर्ट सही है कि नहीं, तो ऐसा भी कर सकता है। यानी कि वो सप्लीमेंट्री ऑडिट, मतलब दोबारा से ऑडिट भी करवा सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट भी बनवा सकता है। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के जो कमेंट्स हैं वो मिलाकर ऑडिट रिपोर्ट सभी मेंबर्स जो कि एंटाइटल्ड है 136 सबसेक्शन 1 में उनके तक जाएगी। फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल चाहे तो फिर वो टेस्ट ऑडिट भी कंडक्ट करवा सकता है। आगे अगर मान लीजिए कंपनी का कोई ब्रांच ऑफिस है तो ब्रांच ऑफिस का ऑडिट कौन करेगा, कंपनी का खुद का स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी कर सकता है, फिर कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है। यस, तो यानी कि ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द कंपनी अंडर दिस एक्ट भी कर सकता है, या फिर मतलब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, या फिर कोई भी और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऑडिट कर सकता है। परंतु अगर ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो फिर कंपनी का ऑडिटर भी कर सकता है, कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, या फिर विदेश में जो क्वालिफाइड डिग्री इक्विवेलेंट टू दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो व्यक्ति भी ब्रांच का ऑडिट कर सकता है। सबसेक्शन 8 रेलेवेंट है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद ब्रांच ऑडिटर एक बात पक्की है कि अपनी रिपोर्ट बना के किसको देगा, मेन ऑडिटर को देगा, जो अपनी रिपोर्ट को, इस ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट बनाते हुए उसके अंदर डील करेगा। ठीक है जी। सबसेक्शन 9 कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का भी पालन करना पड़ेगा। सबसेक्शन 10 रेलेवेंट नहीं है, छोड़ दो। सबसेक्शन 11 को भी छोड़ सकते हो। सबसेक्शन 12 बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कहता है जी सबसेक्शन 12,
अगर मान लीजिए इफ एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी के पास रीजन टू बिलीव है कि कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड कमिट हुआ है, तो फिर उस फ्रॉड की रिपोर्टिंग होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन फॉर्म नंबर ADT4। इसका सबसेक्शन भी याद रखना 143 सबसेक्शन 12 प्लस इसका रूल नंबर भी याद रखना, रूल नंबर है 13। रूल नंबर 13 रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय द ऑडिटर। ये रिपोर्टिंग किस तरीके से करवाता है? कहता है जी ऐसा है, मैं फ्रॉड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो वो फ्रॉड जो कि 1 करोड़ या उससे ऊपर का होगा, और एक वो फ्रॉड जो कि 1 करोड़ से नीचे का होगा। 1 करोड़ से ऊपर का जो फ्रॉड होगा, 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड, उसकी रिपोर्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाती है। और उससे नीचे का जो फ्रॉड है वो उसकी रिपोर्टिंग अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो उसके पास, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाती है। अब 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड में क्या प्रोसीजर क्या होता है ऑडिटर का? सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, अपना जो भी उसे फ्रॉड मिला है वो इमीडिएटली बोर्ड और ऑडिट कमेटी से उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पूछेगा। कितने दिन के अंदर? विद इन 2 डेज, जब भी ये फ्रॉड उसकी नॉलेज में आया है। अब ऑडिट कमेटी हो गई या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, उनके पास जवाब देना है, उनको जवाब देना है। कितने दिन के अंदर जवाब देना है? 45 डेज के अंदर। यानी कि ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इस फ्रॉड के ऊपर एक्सप्लेनेशन देनी होगी 45 दिन के अंदर अंदर। किसको? ऑडिटर को। जिस दिन ऑडिटर को ये एक्सप्लेनेशन आई है उस दिन ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट है, जो फ्रॉड से रिलेटेड उसकी रिपोर्ट है, प्लस जो उसके रिप्लाई आया है बोर्ड के द्वारा और ऑडिटर के द्वारा, प्लस उस रिप्लाई पर इसके कमेंट, ठीक है, अपनी रिपोर्ट, रिप्लाई ऑफ द बोर्ड और ऑडिट कमेटी और इसके कमेंट, ये 3 चीजें उठाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा अगले 15 दिन के अंदर अंदर। परंतु अगर मान लीजिए ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको रिप्लाई नहीं करते हैं, ऑडिटर को रिप्लाई नहीं करते हैं, तो ऑडिटर पहले उनसे पूछेगा, 45 दिन तक ऑब्वियसली वेट करेगा। फिर ऑडिटर उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या भेजेगा? अपनी रिपोर्ट भेज देगा। बस अपनी रिपोर्ट, और तो कुछ भेज ही नहीं सकता, क्योंकि उनका रिप्लाई नहीं आया तो वो नहीं भेजा जाएगा। उस रिप्लाई पे फिर इसके कमेंट भी नहीं आएंगे, तो फिर वो बस अपनी रिपोर्ट भेज देगा, और क्या। ठीक है, आगे रिपोर्ट किसको भेजी जाएगी? जब मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी जाती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में किसको भेजी जाएगी? सेक्रेटरी द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। कैसे भेजी जाएगी? रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, जिसमें एक्नॉलेजमेंट भी दी होगी, मतलब वहां पे रिसीव्ड की एक्नॉलेजमेंट जरूर आएगी, या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू फॉलोड बाय एन ईमेल, यानी कि ईमेल जरूर आनी चाहिए, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट हो या स्पीड पोस्ट हो। ईमेल साथ में जरूर जानी चाहिए। ठीक है जी, चले। फिर रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी? ऑडिटर के लेटर हेड पे भेजी जाएगी। ठीक है, लेटर हेड ऐसा जिसमें ऑडिटर का एड्रेस भी हो, ईमेल भी हो, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ होना चाहिए, अलॉन्ग विद हिज मेंबरशिप नंबर। रिपोर्ट का फॉर्मेट है, किसमें है? फॉर्म नंबर ADT4 के अंदर है। ठीक है, अगर रिपोर्ट के अंदर अगर फ्रॉड का अमाउंट कम है तो आप किसको भेजोगे? केवल ऑडिट कमेटी को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट भेज दोगे 2 दिन के अंदर, जिस दिन आपकी रिपोर्ट ये फ्रॉड आपकी नॉलेज में आया है, जिसके अंदर आप बताओगे, क्या बताओगे उन्हें आप बताओगे कि लो जी ये फ्रॉड मेरी नज़र में आया है, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेट इतना अमाउंट इन्वॉल्व है और ये लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ये ऑडिटर ये चीज़ें बताएगा ऑडिट कमेटी को या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये ऑडिटर की रक्षा करता है। कहता है अगर कुछ भी गुड फेथ में हुआ है, अगर ऑडिटर से कुछ गलती हो गई है रिपोर्टिंग वगैरह में, परंतु वो गुड फेथ में हुई है, तो ऑडिटर की रक्षा करता है, बस ये। फिर आगे यही प्रोविजन जो भी आपने ऑडिट रिपोर्ट वगैरह से रिलेटेड 143 में पढ़े, यही कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट में भी, कॉस्ट ऑडिट में भी आएंगे, और यही सेक्शन 204 में सेक्रेटेरियल ऑडिट की रिपोर्ट में भी आएंगे। बट एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा इसको दिमाग मत लगाना, चाहे 13 हो चाहे 14 हो। चले और आगे बढ़ते हैं जी। तो ये था हमारा 143। उसके बाद हम आते हैं 144 पे। 144 कहता है ऑडिटर साहब आप कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जो बिल्कुल नहीं दोगे। अच्छा, क्यों नहीं दोगे? रीजन क्या है इन सर्विसेज को ना देने का? उसका रीजन ये है कि भैया यही तो वो चीजें हैं जहां पर ऑडिटर को कमेंट करना होता है। अब ऑडिटर मेकर भी वही, चेकर भी वही, जित देखूं उत तू ही तू, तो भाई फिर तो क्या कहें, मतलब फिर ऐसे नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए ऑडिटर तुम कुछ सर्विसेज नहीं कर सकते। कौन सी?
बुक कीपिंग, अब सोचो ना, अकाउंट्स भी तुम बना रहे हो, उसका ऑडिट भी तुम कर रहे हो, ये नहीं कर सकते। इंटरनल ऑडिट भी तुम कर रहे हो, सेक्रेटेरियल और ये स्टेचुटरी ऑडिट भी तुम कर रहे हो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी तुम बना रहे हो और उसके ऊपर कमेंट भी तुमने करना है। फिर एक्चुरियल सर्विसेज, वैल्यूएशन भी तुम कर रहे हो और वैल्यूएशन को चेक भी तुम कर रहे हो। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, कोई मर्जर एमलगमेशन हुआ है, वो भी तुम करवा रहे हो और वो एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुए हैं कि नहीं, इस पे कमेंट भी तुम्हारा देना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज मतलब जो आईपीओ वगैरह आ रहे हैं उससे रिलेटेड काम तुम करवा रहे हो और उस पर कमेंट भी तुम ही कर रहे हो। फिर आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, कंपनी को कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज भी तुम ही रेंडर कर रहे हो, उस पर कमेंट भी तुम कर रहे हो। फिर मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि डिसीजन मेकिंग भी तुम कर रहे हो कंपनी के बिहाफ पर और उस पर कमेंट भी तुम कर रहे हो। फिर एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस एज में भी प्रिस्क्राइब, अभी तक और प्रिस्क्राइब नहीं है, क्योंकि इन सभी चीजों पर ऑडिटर को कमेंट करना होता है, इसलिए ऑडिटर तुम ये सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकते। ठीक हो गई इतनी बात, आगे। परंतु अगर ऑडिटर, अच्छा ऑडिटर के रूप में आप ये सर्विसेज नहीं कर सकते अगर आप ऑडिट कर रहे हो, बट आप ऑडिट नहीं कर रहे तो ये सर्विस वैसे तो कर सकते हो ना, हाँ, उसमें क्या दिक्कत है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये तो था ये ट्रांजिशन फेज था, इसको करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कहता है ये सर्विसेज ना आप डायरेक्टली रेंडर करोगे ना आप इनडायरेक्टली रेंडर करोगे। अच्छा, जब मैं कहता हूं इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? देखो जी, इंडिविजुअल के केस में ना तो ये आप खुद दोगे, ना अपने किसी रिलेटिव के थ्रू, ना किसी ऐसे व्यक्ति के थ्रू जो आपसे एसोसिएट है, ऐसे व्यक्ति के थ्रू, या फिर ना ही किसी और एंटिटी के थ्रू जिसके अंदर आपका इन्फ्लुएंस है या कंट्रोल है या जिसके आप पार्टनर वगैरह हैं, उनके थ्रू भी आप ये सर्विसेज नहीं दोगे। ना तो सर्विसेज खुद दोगे, ना ही किसी रिलेटिव के थ्रू, ना ही किसी पार्टनर वगैरह के थ्रू, और ना ही किसी फर्म जिसमें आप एसोसिएटेड है उसके थ्रू ये सर्विसेज दोगे। अगर आप मान लीजिए फर्म है तो फिर ना तो ये सर्विसेज आप दोगे, ना ही आपका कोई, अगर आप ऑडिटर है, ना ही आपका कोई पार्टनर देगा, ना ही आपकी कोई और सिस्टर कंसर्न कोई और फर्म जो कि सेम ब्रांड नेम सेम ट्रेड नेम का यूज करती होगी, ना ही कोई वो फर्म देगी। ठीक है जी, और आगे बढ़े तो ये 144 के बाद अगला सेक्शन आता है 145, ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट को कौन साइन करेगा जी? ऑडिटर ही साइन करेगा। फिर सेक्शन 146, ऑडिटर टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग। हाँ जी, तो ऑडिटर साहब आपको जनरल मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, बिल्कुल अटेंड करनी पड़ेगी। या तो आप खुद मीटिंग अटेंड करोगे या फिर अपने किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी, अगर जरूरत पड़ गई या नहीं जा पा रहे तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं। बट ध्यान रखना, जो आपका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपकी जगह गया है वो भी क्वालिफाइड टू बी एन चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, वो भी क्वालिफाइड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, इतनी सी बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर को उस मीटिंग में सुने जाने का भी अधिकार है, यानी कि ऑडिटर अगर कुछ बोलना चाह रहा है तो आपको सुनना होगा, प्रोवाइडेड वो ऑडिटर से मैटर कंसर्न्ड है। फॉर एग्जांपल, ऑडिटर कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड बोल रहा है, चेंज ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, क्या बेवकूफ़ी है। बट हाँ, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हुई है, जहां पर ऑडिटर के रिमूवल वगैरह की बात हुई है, वहां पर ऑडिटर को सुना जाना चाहिए। उसके बाद आता है सेक्शन 147 जो कि पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट, दो तरीके से पनिशमेंट की बात करता है, एक होता है कंपनी के ऊपर पनिशमेंट, एक है ऑडिटर के ऊपर पनिशमेंट। अगर मैं कंपनी के ऊपर पनिशमेंट की बात करूं तो कंपनी के ऊपर पनिशमेंट कंपनी को भी लगेगा और उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट को भी लगेगा। बट कंपनी और कंपनी के ऑफिसर के ऊपर कब लगेगी पेनल्टी? अगर नॉन कंप्लायंस हुआ हो। किसका? 139 से लेकर 146 के बीच के किसी भी सेक्शन का अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है तो कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी है, उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी पेनल्टी है, ध्यान रखना। ठीक है, और कंपनी को तो इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती, परंतु उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट को इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है। परंतु ऑडिटर की बात करूं, अब ये थोड़ा अमाउंट देख लेना आप, मिनिमम मैक्सिमम देख लेना। हाँ जी, अब ऑडिटर की बात करूं तो ऑडिटर को पेनल्टी कब लगती है? अगर कुछ सेक्शन का नॉन कंप्लायंस हुआ हो। कौन कौन से सेक्शन का नॉन कंप्लायंस हुआ? फॉर एग्जांपल 139 का, 143 का, 144, 145 का अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है तो फिर ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी यहां पर लगेगी। अच्छा, ऑडिटर को इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, मैंने कहा जी ऑडिटर के ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी 5 लाख रुपए तक या फिर 4 टाइम्स ऑफ द रेम्युनरेशन रिसीव्ड व्हिचएवर इज लेस तक भी जा सकती है, परंतु इम्प्रिजनमेंट नहीं। परंतु हाँ, अगर ऑडिटर साहब
अगर आपने ये प्रूव हो गया कि ये सब कांड आपने जानबूझ के किए हैं तो फिर हम आपको बख्शेंगे नहीं, फिर आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी लगेगी प्लस पेनल्टी भी लगेगी। अब इस केस में पेनल्टी 4 गुना नहीं 8 गुना ऑफ रेम्युनरेशन तक जा सकती है। ठीक हो गई इतनी बात। इसके अलावा अगर ये कभी भी प्रूव हो गया कि आपने ये जो गुल खिलाए हैं ये जानबूझ के खिलाए हैं, तो जितनी फीस आपने रिसीव की है वो सारी की सारी फीस आपको वापस करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी इस हरकत के कारण कंपनी को, क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स को जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई भी आप ही को करनी होगी। मतलब एक तरीके से हम ऑडिटर को फिर पूरे का पूरा कर देंगे। समझ गए? चलिए आगे जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगर मान लीजिए जो ये गड़बड़ की है, जो ये फ्रॉड वगैरह हुआ है, ये ऑडिट फर्म ने किया है, तो क्या सारे के सारे पार्टनर्स गिल्टी होंगे? यस। अच्छा, जेल किसको जाना पड़ेगा? जिसने फ्रॉड किया है उस पार्टनर को, जेल उसको होगी, मगर पेनल्टी पूरी फर्म बियर करेगी। ठीक हो गई इतनी बात? ये लो जी, ये है ये वाला पैरा मेरा। ठीक है, और आगे बढ़े। अब आते हैं जी हम अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट। हालांकि अभी तक तो ये सेक्शन हुआ नहीं करता था, खास छोटा सा 2 लाइनों का और 4-5 लाइनों का सेक्शन था, बट इंस्टीट्यूट को अचानक से मोहब्बत आ गई कॉस्ट ऑडिट के ऊपर, जम के इन्होंने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया। क्या कहता है जी? कहता है जी एक होता है, देखो एक होता है जैसे आप हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे ही आपके जैसे 2 और कोर्सेज में आप जानते हैं, कंपनी सेक्रेटरी और एक कॉस्ट अकाउंटेंट, जिन्हें आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं, सीएमए। ठीक है ना? अब सीएमए, इनका काम क्या होता है? मैनेजमेंट को इनकी रिपोर्टिंग होती है। जैसे ऑडिटर की रिपोर्टिंग तो मेंबर्स को होती है, बट कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होती है। ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उससे ऑडिट करते हैं, तो इनके द्वारा किए गए ऑडिट से रिलेटेड रिपोर्ट सारे के सारे जनरल पब्लिक को नहीं बताई जा सकती ना, अदरवाइज तो कंपनी की कॉस्ट पता लग जाएगी सबको कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, और सबको पता लग जाए तो कंपनी के मार्जिन निकाल लोगे आप लोग। तो इसलिए कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट केवल टॉप मैनेजमेंट तक रखी जाती है। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि वो कौन कौन सी कंपनियां होंगी जिन्हें कि अपने कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड बनाने पड़ेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगी कि वो कौन कौन सी कंपनियां होंगी जिन्हें अपने कॉस्ट का ऑडिट भी करना पड़ेगा। तो यानी कि ये तो फालतू का ज्ञान हो गया। अब सवाल उठा वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने होंगे। कॉस्ट रिकॉर्ड्स कहाँ कहाँ पे? देखो एक चीज होता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना, मतलब जैसे आप कॉस्टिंग वगैरह के अंदर अगर करते हो, मटेरियल से रिलेटेड रिकॉर्ड, ओवरहेड से रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स बनाना। तो फिर लॉ इस बारे में क्या कहता है? कहता है हर वो कंपनी जिसके टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है उसको अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। ये तो हो गया कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना। अब ऑडिट कब होगा? ऑडिट तब होगा जब इंडस्ट्री को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक वो है जो कि रूल नंबर 3 में, रूल नंबर 3 के अंदर ये आइटम ए के रूप में कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफाइड है, 6 इंडस्ट्री है शायद, और आइटम नंबर बी के अंदर स्पेसिफाइड है जो कि 33 इंडस्ट्री है। आपको वो देगा, आइटम ए या आइटम बी है देगा। ठीक है ना? अब आइटम ए के अंदर अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑडिट कब होता है। आइटम ए के अंदर जो 6 इंडस्ट्रीज हैं उनका ऑडिट कब होगा? जब उनकी ओवरऑल टर्नओवर अगर मैं बात करूं तो वो कितनी है, 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है। आइटम नंबर बी के अंदर जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनके अंदर ऑडिट तब होगा कॉस्ट ऑडिट जबकि टर्नओवर उनकी ओवरऑल 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, जिसके अंदर इंडिविजुअल प्रोडक्ट, कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट, मतलब ये तो हो गई ओवरऑल टर्नओवर सारे प्रोडक्ट्स को मिलाकर, परंतु इंडिविजुअल प्रोडक्ट से होने वाली टर्नओवर जहां पर 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा है और यहां पर 35 करोड़ या 35 करोड़ से ज्यादा है, तब जाकर ये दोनों कंडीशन प्लस प्लस है, ध्यान रखना, तब जाकर कॉस्ट ऑडिट होता है, तब जाकर कॉस्ट ऑडिट होता है। ये आइटम नंबर ए वाली इंडस्ट्रीज के लिए है या आइटम नंबर बी वाली इंडस्ट्रीज के लिए है। इसमें 6 इंडस्ट्री आती हैं, इसमें लगभग 33 इंडस्ट्रीज यहां पर इंक्लूडेड है। ठीक है, तब इनका कॉस्ट ऑडिट होगा। बट कॉस्ट रिकॉर्ड्स कब मेंटेन होंगे? जब आपकी ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ या फिर उससे ज्यादा है। परंतु कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां जो कि कैटेगराइज की गई हैं कैसे, माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइज। जो भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर आते हैं तो फिर उनके ऊपर ये सब क्राइटेरिया नहीं लगेंगे, मतलब उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स ही मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लो जी, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को
कॉस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इनको एग्जम्पशन दे दी है, अच्छी खासी एग्जम्पशन दे दी है इनको, ठीक है। और आगे बढ़े, हाँ जी, जब भी कॉस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं तो कौन से फॉर्म में मेंटेन किए जाते हैं, फॉर्म नंबर CRA के अंदर। फिर यहाँ कॉस्ट ऑडिट की बात की गई है, जो हमने अभी ये सारी बात कर चुके हैं ना, 25 करोड़, 35 करोड़, 50 करोड़, ये सारी हम बातें कर चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है जी कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होगी, मतलब नो कॉस्ट ऑडिट इज रिक्वायर्ड। कॉस्ट ऑडिट नहीं चाहिए, कब नहीं चाहिए, अगर एंटिटी ऐसी है जिसका एक्सपोर्ट 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है, जिसकी एक्सपोर्ट टर्नओवर 75% ऑफ द टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है एक्सपोर्ट। कॉस्ट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ऑपरेट कर रही हैं, उसके बाद जो कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का काम करती हैं थ्रू द कैप्टिव कंजम्पशन, थ्रू कैप्टिव जनरेशन प्लांट, जिनके अपने खुद के इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन प्लांट्स हैं और खुद की बिजली पैदा करके खुद की बिजली को खुद ही यूज करते हैं, तो फिर इन लोगों को भी कॉस्ट ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। बेनिफिट दे रखे हैं इन लोगों को, और क्या। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठा कॉस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है। जैसे मैंने कहा ऑडिटर कौन हो सकता है, तो हर वो व्यक्ति जो कि सीए इंस्टीट्यूट के पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम क्लियर करेगा, ठीक है ना। ऐसे कॉस्ट ऑडिटर कौन हो सकता है, जो कि कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट के पास वैलिड सर्टिफिकेट होल्ड करेगा प्रैक्टिस का, वो व्यक्ति हो सकता है। और इसमें भी फर्म ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड LLP ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट आएगी। मोर और लेस वही की वही लैंग्वेज है जो कि सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में थी। आगे ध्यान रखना, अगर आप 139 में ऑडिटर हो तो फिर आप कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकते। मतलब आप इतने बड़े चौधरी नहीं हो कि हम ये भी कहेंगे वो भी करेंगे, सब कुछ आप ही कर लो, हैं ऐसा थोड़ा ना होता है। चलिए अब हम क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करते हैं कॉस्ट ऑडिटर की। चलो जी, क्या कहता है जी, कहता है जो भी आप क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटी वगैरह की बात करते हैं ऑडिटर की, जो भी आपने ऑडिटर से रिलेटेड राइट्स, क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज वगैरह सब बात की, वो सब की सब कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी लग जाएंगी। चलो जी, हो गया काम, आसान हो गया मुद्दा, पेपर में भी आने की इसकी फिर संभावना नहीं है। आगे कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। चलिए जी, कौन करता है। अगर तो कंपनी में ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत है तो फिर याद करो रूल नंबर 3 ऐसा नहीं था। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी की जरूरत है तो ऑडिट कमेटी रिकमेंड करेगी, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वही तो लिखा है, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जहां पर ऑडिट कमेटी की जरूरत नहीं है वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो नहीं, यानी कि सेम एज रूल नंबर 3 है, सेम एज रूल नंबर 3। आगे फिर कहता है अपॉइंटमेंट, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। हाँ जी, टाइम लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट, कब तक अपॉइंट हो जाना चाहिए कॉस्ट ऑडिटर, विद इन 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ऐसा ही कहीं प्रोविजन ऑडिटर पे भी था, गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर पे, याद आ रहा है। अच्छा, रिटर्न कंसेंट एंड सर्टिफिकेट उससे प्राप्त करने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑडिटर से रिटर्न सर्टिफिकेट प्राप्त करने पड़ेंगे। याद करो, सेम एज रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ऑडिटर के लिए किया था, सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे कि वो एलिजिबल है, वो सेटिस्फाई कर रहा है क्राइटेरिया, वो उसका जो अपॉइंटमेंट है वो विद इन द लिमिट है, उसके खिलाफ कोई प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह के मामले नहीं चल रहे हैं। याद आया। चलिए, जब भी कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा तो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के बाद उसकी सूचना किसको देनी पड़ेगी, एवरी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगी विद इन 30 days of the board meeting in which the appointment is made, within 30 days in which the appointment is made, board meeting within 30 days of the board meeting in which the appointment is made, or within a period of 180 days from the commencement of financial year, whichever is earlier. Getting it? Within 30 days of the board meeting in which the appointment is made, or within 180 days from the commencement of the financial year in which the appointment is made, whichever is earlier, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा फॉर्म नंबर CRA 2 के अंदर। ये रेलेवेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। टेन्योर ऑफ द अपॉइंटमेंट क्या होगा कॉस्ट ऑडिटर का, कॉस्ट ऑडिटर अपनी टर्म कब तक होल्ड करेगा, कोई 5 साल कोई 10 साल नहीं,
फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के 180 दिन के अंदर अपॉइंट हो जाना चाहिए और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 180 दिन के अंदर तक तेरा टेन्योर होता है। क्यों? क्योंकि तब तक एजीएम हो जाती है। चलिए, 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देगा। अच्छा, इसको रिमूवल किया जा सकता है? यस, रिमूवल किया जा सकता है। कैसे? थ्रू अ बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। बट अगर किसी को हटा रहे हो उसकी पोस्ट से तो उसको पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट जरूर दिया करो। तो इसलिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देके उसको उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। चलो जी, फिर कैजुअल वैकेंसी। अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी होती है तो फिल कौन करेगा? जैसे 139 सबसेक्शन 8 में कौन फिल करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन में? 30 डेज में। यहां पे भी कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने? विद इन 30 डेज में। और सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको इन्फॉर्म करना है फॉर्म नंबर CRA 2 के अंदर विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट किसको सबमिट होगी? मेंबर्स को नहीं, ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट होगी। ठीक है जी। कॉस्ट ऑडिटर जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा उसमें कोई नेगेटिव कमेंट है या फिर क्वालिफिकेशन वगैरह है तो वो भी उस रिपोर्ट के अंदर देगा। फॉर्म नंबर CRA 3 के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। CRA 3 के अंदर इसका ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है। चलिए, कॉस्ट ऑडिटर की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑडिटर आपको क्या करना पड़ेगा? 180 डेज के अंदर आपका टेन्योर है ना, तो आपको अपनी रिपोर्ट 180 डेज के अंदर, कहां से 180 डेज? फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। किसको भेजनी पड़ेगी ऑडिट रिपोर्ट? किसको भेजेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंसीडर एंड एग्जामिन सच रिपोर्ट। स्पेसिफिकली अगर उसके अंदर कोई रिजर्वेशन या क्वालिफिकेशन है तो वो उस रिपोर्ट को कंसीडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फाइलिंग ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। कंपनी शैल, बट कौन भेजेगा? कंपनी। विद इन 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फर्निश द सेंट्रल गवर्नमेंट विद सच रिपोर्ट अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। कोई भी क्वालिफिकेशन है तो उसके ऊपर तो अपने कमेंट्स के साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये रिपोर्ट किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाकर भेज देंगे। ठीक है जी। तो ये था हमारा ऑडिट एंड ऑडिटर्स। अब कुछ जरूरी सूचनाएं सुन लेना जी। मैंने लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में 65 तक क्वेश्चंस दे दिए हैं और इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपके लेटेस्ट MTP RTPs ये सब कुछ कवर हो चुके हैं। उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं धीरे धीरे करके दिए जा रहा हूं। अब हम लोग एक टेस्ट रखने वाले हैं 50 नंबर का 20 तारीख को। गेट रेडी फॉर सच टेस्ट। और उससे पहले मैं कुछ MCQ बेस्ड केस स्टडी भी सॉल्व करवाना चाहता हूं। जो केस स्टडी बेस्ड MCQ है ना, सॉरी, उनका सॉल्यूशन करवाना चाहता हूं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, उसकी भी तैयारी रखिएगा। मैं जल्द ही एक शेड्यूल बनाकर आप लोगों को दे रहा हूं कि इस दिन ये होने वाला है। सो प्लीज मेक श्योर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। प्लीज मेक श्योर। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगला टॉपिक है हमारा अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। धन्यवाद।